What's up, guys? I hope you're doing great. My name is C. Abhishek Bhandari, and welcome back to our YouTube channel Grad Cool. That's right, GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of the videos, and do like, comment, and share the video with your friends as well. So we've started with income from house property. Let's just have a quick recap before we start with the next session. देख, सबसे पहले लेक्चर में अपन ने क्या देखा था? The first lecture that we have seen was basic condition for income to be taxable under house property. There are two basic conditions. First, house property होनी चाहिए, and second, assessee should be the owner or deemed owner of the house property. आप लोगों को deemed owner का concept नहीं है तो मैंने डिटेल में भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है? Next, उसके बाद अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज. पहला let out property, that is LOP, which is always taxable under house property. Next is self occupied property. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी SOP में तीन टाइप देखे थे. पहला, अगर मैं SOP को बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा हूं तो वो इग्नोर हो जाएगा. सेकेंड, अगर मैं SOP को रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. थर्ड, अगर मेरा SOP अनऑक्यूपाइड पड़ा है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा. टेक्निकली ओनली टू SOPs कैन बी एग्जेम्प्टेड. देन व्हाट इफ अ पर्सन ओन्स मोर देन टू SOP? इन दैट केस, अगर उसके पास दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो सारी प्रॉपर्टीज में से एनी टू प्रॉपर्टीज विल बी एग्जेम्प्ट एंड रिमेनिंग प्रॉपर्टीज विल बी टैक्सेबल एज डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी. तो तुम्हारा DLOP थर्ड टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद अपन ने देखा था फॉर्मेट में क्या था? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर. कंपेयर दिस विद स्टैंडर्ड रेंट, व्हिचएवर इज लोअर. दिस लोअर अमाउंट विल बी योर एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है. कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट विद एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर will be my GAV, that is gross annual value. Reduce municipal taxes from GAV to get NAV, that is net annual value. एक बार आपको NAV मिल गया, उसके बाद you have to standard deduction under section 24. स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में दो है. पहला 30% ऑफ NAV. जो आपको NAV मिलता है ना, उसका 30% डायरेक्टली आप माइनस कर दोगे, ठीक है. एंड नेक्स्ट वाज इंटरेस्ट ऑन लोन. आज के सेशन में अपन इंटरेस्ट ऑन लोन देखेंगे. एक बार स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया, लास्ट में ऐड अनरियलाइज्ड और अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड इनटू 70%. क्लियर है, ठीक है. आज के लेक्चर में अपन इंटरेस्ट ऑन लोन वाला सेक्शन देख लेंगे एंड उसके बाद थोड़े बहुत इलस्ट्रेशंस देख के लेक्चर वाइंड अप करेंगे. चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 24B. देख, सेक्शन 24B क्या बोलता है? सेक्शन 24B इज इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोड कैपिटल. कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोरोड कैपिटल भी दिया रहेगा. बोरोड कैपिटल इज नथिंग बट लोन, ठीक है. तो देख, सबसे पहले इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन. इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इफ लोन इज टेकन फॉर PCR2. अगर आप PCR2 के लिए लोन ले रहे हो तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट है वो आपको अलाउ हो जाएगा एज अ डिडक्शन. अब ये भैया PCR2 क्या है? PCR2 स्टैंड्स फॉर परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स एंड रेनोवेशन. मतलब अगर आप परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स या रेनोवेशन के लिए कोई लोन लेते हो, उस लोन पे अगर कोई इंटरेस्ट बनता है तो वो इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 24B, ठीक है. तो सर, अगर मैंने परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रेनोवेशन के अलावा कोई लोन ले लिया तो? अगर आपने PCR2 के अलावा कोई लोन लिया तो उस लोन के इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगेन, अपन डिडक्शन किसका ले रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन. देयरफॉर अगर आपको क्वेश्चन में रिपेयर्स दिखता है तो स्ट्रेट अवे डिडक्शन लेना नहीं. क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स है. रिपेयरिंग का जो खर्चा है उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता. उस खर्चे के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन पे अगर कोई इंटरेस्ट पे किया तो वो इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा. समझा क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, माइंड क्लियर रखना. अगर आपको क्वेश्चन में रिपेयर्स दिख रहा है ना, तो रिपेयर्स का आपको डिडक्शन नहीं मिलता. रिपेयरिंग के लिए जो आपने लोन लिया है उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा.
समझ में आया? ठीक है, देयरफॉर सबसे पहले इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली इफ इट इज टेकन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रेनोवेशन। ठीक है, पीसीआर2 के अलावा अगर मैं कोई लोन ले रहा हूं तो उस लोन पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्लियर हो क्या? नेक्स्ट, लोन में बी टेकन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, फ्रेंड्स, फैमिली एटसेट्रा। मैं किसी से भी लोन लूं फर्क नहीं पड़ता, पर्पस इंपॉर्टेंट है। लेंडर ऑफ द लोन इज इररिलेवेंट, पर्पस शुड बी परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रेनोवेशन। लेंडर कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेंडर इज इररिलेवेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज डिडक्शन ऑन ड्यू बेसिस और पेमेंट बेसिस। मतलब अगर मेरा इंटरेस्ट पे कर दिया मैंने तो भी अलाउ हो जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू है एंड आउटस्टैंडिंग है तो भी उसी साल में अलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन ड्यू बेसिस, दैट इज इफ इट इज पेड अलाउड, इफ इट इज आउटस्टैंडिंग इट इज स्टिल अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट दैट इज पेनल इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। अब पेनल इंटरेस्ट क्या होता है? भैया मेरे को इंटरेस्ट पे करना था बैंक को लेकिन मैंने इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो बैंक ने क्या किया, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। तो इस केस में जो बेस इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सॉरी, समझ में आया? पेनल इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। पेनल इंटरेस्ट के साइड में लिख लेना अगर आपके पास इसका फिजिकल कॉपी है तो, पेनल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं इन एनी केस, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, पेनल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, न्यू लोन टेकन, न्यू लोन टेकन टू पे ओल्ड लोन। ठीक है, न्यू लोन टेकन टू पे ओल्ड लोन मतलब क्या, मैंने पुराना एक लोन लिया था फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रेनोवेशन, वो लोन पे नहीं हो पा रहा, तो मैंने वो लोन चुकाने के लिए अपने एक फ्रेंड से दूसरा लोन लिया। ठीक है, तो वो जो सेकंड लोन है ना, न्यू लोन, उस पे अगर कोई इंटरेस्ट आएगा ना तो मुझे उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड जो मेरा फर्स्ट लोन है या जो ओल्ड लोन है वो ओल्ड लोन मैंने पीसीआर2 के लिए लिया है। क्लियर है? इधर देख, न्यू लोन टेकन टू पे ओल्ड लोन, ओल्ड लोन वाज टेकन फॉर पीसीआर2, देन इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन विल बी अलाउड एज डिडक्शन। समझ में आया? मैंने एक लोन लिया था बैंक से टू परचेज अ हाउस। ठीक है, अब वो बैंक को मैं लोन पे नहीं कर पा रहा, तो मैंने क्या किया, मेरे फ्रेंड से एक और लोन लिया जस्ट टू पे बैंक्स लोन, कि भैया फ्रेंड को तो मैं बाद में भी दूंगा तो चलेगा, बैंक को देना जरूरी है। तो मैंने फ्रेंड से एक लोन ले लिया टू पे बैंक्स लोन, आई एम पेइंग इंटरेस्ट टू माय फ्रेंड एज वेल। तो मैं जो नए लोन पे इंटरेस्ट दे रहा हूं ना, मुझे उसका भी डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड जो मैंने पुराना लोन लिया है दैट इज फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पीसीआर2 लोन इफ इट इज पेड आउटसाइड इंडिया। अगर मैंने कोई फॉरेन बैंक से लोन लिया है एंड मैं आउटसाइड इंडिया इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो मुझे उस इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड मैंने उस इंटरेस्ट पे टीडीएस काटा है। ठीक है, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली इफ टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन सच इंटरेस्ट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिमम इंटरेस्ट दैट इज अलाउड एज डिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना, पॉइंट नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना। मैक्सिमम इंटरेस्ट दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, तो भैया अभी इंटरेस्ट मैं तो मर्जी उतना पे कर लूं तो मुझे पूरा इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं, देख, अगर मेरा प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है, अगर मैंने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया या फिर मेरे पास मोर देन 2 एसओपीज था, तो रिमेनिंग प्रॉपर्टी जो मेरा डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी हुआ, तो लेट आउट एंड डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। लेट आउट एंड डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, मतलब जितना मैंने इंटरेस्ट पे किया मुझे पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। क्लियर हो क्या? नेक्स्ट,
अगर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, देन टोटल इंटरेस्ट दैट इज परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स एंड रेनोवेशन पूरा का पूरा मिला के मैक्सिमम डिडक्शन वुड बी 2 lakhs। वापस बोलता हूं, अगर मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट बन रहा है ना, दैट विल बी टोटल, दैट इज परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स एंड रेनोवेशन सबका सब मिला के एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं ले सकता। क्लियर है? ठीक है, मैक्सिमम फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स एंड रेनोवेशन विल बी 2 lakhs। नेक्स्ट, अगर मैंने परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, इफ लोन इज टेकन ओनली फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स एंड रेनोवेशन नहीं है, इफ लोन इज टेकन इन आइसोलेशन ओनली फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन, तो उस केस में मैक्सिमम डिडक्शन वुड बी 2 lakhs। अगर मैंने लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट का मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 lakhs। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि भैया लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। नेक्स्ट, द पर्पस शुड बी परचेज और एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ओनली। अगर मैंने परचेज, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के अलावा कोई दूसरे पर्पस के लिए लोन लिया, फॉर एग्जांपल रिपेयर या रेनोवेशन, तो रिपेयर एंड रेनोवेशन के केस में मैक्सिमम 30,000 का इंटरेस्ट अलाउ होगा। ठीक है, थर्ड, अगर मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, then construction should be completed within 5 years from the end of the year in which loan was taken। मतलब क्या, जिस साल में मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया उस साल के एंड से 5 साल तक मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वॉज टेकन मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो उस केस में मुझे डिडक्शन मिल जाएगा मैक्सिमम 2 lakhs का। ये लाडो क्या? ठीक है, नेक्स्ट वापस, मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउड है? P + C + R + 2 सबका सब मिला के टोटल 2 lakhs। अगर मैंने खाली परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो मैक्सिमम 2 lakhs। अब मैक्सिमम 2 lakhs के लिए भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। ठीक है, नेक्स्ट, इट शुड बी टेकन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ओनली। एंड नेक्स्ट, if it is taken for construction, then construction should be completed within 5 years from the end of the financial year in which loan was taken। जिस साल में लोन लिया उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से विद इन 5 years तक में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर मेरी तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मैक्सिमम डिडक्शन वुड बी 30,000। क्लियर है? ये 2 लाख का डिडक्शन कंडीशनल है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। यार क्या? ठीक है, चल एक काम कर, वीडियो को पॉज कर और एक बार यहां तक इंटरेस्ट ऑन लोन तक जितना भी है ना वो फटाफट एक बार देख ले। ठीक है, एक बार देख लेगा ना, उसके बाद अगर अपन सम सॉल्व करते हैं ना तो वो इजी पड़ेगा। ठीक है, चल जल्दी वीडियो को पॉज कर और एक बार इसको देख ले फटाफट। चल हो गया? अभी इधर देख, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, बेसिक इलस्ट्रेशन है, अपन ने लास्ट लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट किया था 30% ऑफ एनएवी एंड म्युनिसिपल टैक्सेस वाला, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे सामने मिल रहा है, छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इसके अंदर कुछ भी लोड नहीं है। देख, राजेश, अ ब्रिटिश नेशनल इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। अगर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर नहीं देखा है तो उसका चैप्टर है, मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप एक बार वो वीडियो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होता है। ठीक है, तो मिस्टर राजेश, ही वाज अ ब्रिटिश नेशनल बट फॉर टाइम बीइंग इन करंट ईयर ही वाज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में सारी की सारी इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया एक्सेप्ट एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 he owns a house in London which he has let out at 10,000 pounds per month। इसके पास लंदन में एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका रेंट कितना है? 10,000 pounds per month, let out at 10,000 pounds per month। Municipal taxes paid to the Municipal Corporation of London is 8,000 pounds। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया है? पेड है, इट इज एक्चुअली पेड। पे किया है तो डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है,
8,000 पाउंड्स का। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 द वैल्यू ऑफ 1 पाउंड इन लंदन इज ₹92.50। मतलब 1 पाउंड का वैल्यू इंडिया में कितना है? 92.50। कंप्यूट राजेश नेट इनकम नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अभी देख एनएवी के लिए अपन को क्या करना है, और कुछ डेटा दिया है नहीं दिया है, तो ये जो एक्चुअल रेंट है दिस विल बी माय जीएवी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000 पर मंथ इनटू 12 मंथ्स इनटू 92.5। ठीक है, जीएवी कितना हो गया? 10,000 पाउंड्स इनटू 12 इनटू 92.5, तो इंडियन रुपीस में इट विल बी 1 करोड़ 11 लाख। सर ये तो लंदन का इनकम है, अपन इंडिया में क्यों टैक्स कर रहे हैं? भैया रेसिडेंट को, अगर इंडिया में कोई बंदा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसको गांव दुनिया की जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी इंडिया में टैक्सेबल होगी। लंदन की इनकम है वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगी, ओनली रीजन बिकॉज ही इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओनली रीजन इज ही इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता या नॉन रेसिडेंट होता तो ये इनकम टैक्सेबल नहीं होती। क्लियर है? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे मिला? 10,000 पाउंड्स पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 92.5। ठीक है, 1 करोड़ 11 lakhs इज माय जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस व्हिच इज पेड और रीइंबर्स्ड बाय द ओनर ओनली। इस केस में राजेश ने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है तो उसको डिडक्शन भी मिल जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है? 8,000 पाउंड्स। तो 8,000 पाउंड्स मल्टीप्लाई बाय 92.50 विल गिव मी 7,40,000। तो जीएवी में से 7,40,000 मैंने माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? एनएवी दैट इज 1 करोड़ 3,60,000। समझ में आ गया? ठीक है, चल इजी है, बेसिक्स है, ये सब ऐसे सम एग्जाम में नहीं आएंगे, ये बस आपने जो कॉन्सेप्ट किया है वो कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस देने के लिए। तो एक काम करना, वीडियो को पॉज करना और इसको एक बार फटाफट देख लेना, उसके बाद अपन इंटरेस्ट का सम पे जाते हैं। ठीक है, जल्दी चल। चला जा, देखिए अब इधर देख, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 24B क्या बोलता है कि अगर मैं लेट आउट प्रॉपर्टी या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहा हूं तो उस केस में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मैंने जितना भी लोन लिया है उस पर जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो पूरे के पूरे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। हाउएवर अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए अगर लोन ले रहा हूं, ठीक है, तो उस केस में परचेज, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लोन लिया है तो मैक्सिमम 2 लाख, प्रोवाइडेड मैं कंडीशन सेटिस्फाई करूं। अगर मैंने रिपेयर्स या रेनोवेशन के लिए लोन लिया है तो मैक्सिमम 30,000, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो भी मैक्सिमम 30,000। इन एनी केस परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रेनोवेशन टोटल मिलाकर भी 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है? तो आ जाओ सम देखते हैं। अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है तो एक बार ये सम देखने से पहले रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसके बाद जितने भी सम्स आने वाले हैं ना उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लगेगा। ठीक है, चलो सम देखते हैं। देख, Mr. Manas owns 2 house properties. Mr. Manas owns 2 house properties. One at Bombay, wherein his family resides, and other at Delhi, which is unoccupied. देख, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गया जिसमें उसका फैमिली रह रहा है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो हो गया जो अनऑक्यूपाइड है। ठीक है, अपन को पता है कि 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट होगी, बट कब तक एग्जेम्प्ट होगी? खाली एनएवी तक। एनएवी के बाद उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, फॉर्मेट में क्लियरली बोला है, लेकिन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा इवन इफ इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्लियर है? नेक्स्ट, ही लिव्स इन चंडीगढ़ फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पस इन अ रेंटेड हाउस। नेक्स्ट, फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे he has taken a loan of rupees 30 lakhs at 10% per annum on 1/4/2018। उसने लोन कितना लिया? taken a loan of rupees 30 lakhs per annum at 10% on 1/4/2018। he has not paid any amount so far। मतलब लोन रिपेमेंट नहीं हुआ तो अपन को पता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है लोन का? 30 lakhs एट द रेट ऑफ 10%, तो इंटरेस्ट पर एनम कितना हो जाएगा? 3 lakhs। ठीक है, नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली, दिल्ली की हाउस प्रॉपर्टी में ही हैज टेकन अ लोन
of rupees 5 lakhs at 11% per annum on 1/10/2018 towards repairs. देख, he has taken a loan of rupees 5 lakhs at 11% per annum on 1/10/2018 towards repairs. Compute the deduction which would be available to him under section 24B. section 24B मतलब क्या? इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर AY 2021, असेसमेंट ईयर 2021 मतलब प्रीवियस ईयर 1920. आपने लोन कब लिया? प्रीवियस ईयर 18-19 में. तो यहां पर ये 6 मंथ्स भी मत कर देना, ठीक है. 1920 में पूरे साल का आपको डिडक्शन मिलेगा. अभी देख, एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसके लिए मैंने 30 लाख का लोन लिया है, जिसपे 10% के हिसाब से 3 लाख का इंटरेस्ट पर ईयर पे कर रहा हूं. दूसरा हाउस प्रॉपर्टी है जिसपे मैंने 5 लाख का इंटरेस्ट लिया, लोन लिया है, जिसपे मैं 11% के हिसाब से 55,000 का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, ठीक है. तो मैंने टोटल इंटरेस्ट अंडर हाउस प्रॉपर्टी कितना पे किया? दोनों मिला के, एक पे 3 लाख, एक पे 55,000. However, aggregate deduction for purchase plus construction plus repairs plus renovation का मिला के कितना डिडक्शन मिलेगा? 2 lakhs का, ठीक है. कॉन्सेप्ट क्लियर रखना. अभी देख, मिस्टर मानस कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ nil annual value, that is nil NAV, in respect of both his house property, that is at Delhi as well as in Chandigarh, sorry, at Delhi as well as in Bombay, ठीक है. In respect of his house property at Bombay and Delhi, since no benefit is derived from him from such properties, मैं कोई भी टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट ले सकता हूं, उसका नेट एनुअल वैल्यू निल ले सकता हूं. तो इस केस में बॉम्बे और दिल्ली दोनों प्रॉपर्टी, एक रेसिडेंस के लिए और एक अनऑक्यूपाइड है, तो उन दोनों प्रॉपर्टी का मैं नेट एनुअल वैल्यू निल ले सकता हूं, ठीक है. नेक्स्ट, एंड ही कैन नॉट ऑक्यूपाई सच प्रॉपर्टीज ड्यू टू द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वो जाने दे. अभी देख, कंप्यूटेशन, अपना क्वेश्चन क्या बोलता है? कंप्यूट द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24B. तो कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर असेसमेंट ईयर 2021 और प्रीवियस ईयर 1920 विल बी. सबसे पहले बॉम्बे वाले घर के लिए उसने 30 लाख का लोन लिया, जिसपे वो 10% पर एनम के हिसाब से 3 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहा है. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे, 30 lakhs into 10% would be 3 lakhs. But परचेज कंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 lakhs का. देयरफॉर डिडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू रुपीज 2 lakhs. डिडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू रुपीज 2 lakhs, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, जो भी है. क्लियर है? यही अगर मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी होता तो मुझे पूरा 3 lakhs का डिडक्शन मिल जाता. यही अगर मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी होता तो पूरा का पूरा 3 lakhs का डिडक्शन मिल जाता. बट बिकॉज इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, देयरफॉर इस पे बार आ गया एंड दस मैक्सिमम 2 lakhs का ही डिडक्शन मिलेगा. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर्स ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली. दिल्ली के घर के रिपेयरिंग के लिए मैंने 5 लाख का लोन लिया था, जिसपे 11% के हिसाब से 50,000 का इंटरेस्ट पे किया. बट we know when it comes to self occupied property, repairs and renovation के लिए maximum 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा. Therefore 5 lakhs into 11% is 55,000, but it is restricted to rupees 30,000. समझ में आया? It is restricted to rupees 30,000. Therefore यहाँ पर मुझे maximum 30,000 का डिडक्शन मिल जाएगा. अब हमने एक चीज और देखी थी एसओपी के केस में, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन प्लस रिपेयर्स प्लस रेनोवेशन का एग्रीगेट डिडक्शन वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 lakhs. Therefore, even if the aggregate deduction is 2,30,000, it will be restricted to 2 lakhs. समझ में आ गया? अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको सम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा. इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को पॉज करके एक बार कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, तो सम सॉल्व करोगे तो आपको इजी हो जाएगा. ठीक है, देख आपके स्क्रीन पे आपको सम दिख रहा है. एक काम करना, वीडियो को पॉज करना और ये सम फटाफट देख लेना. ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं. इसके बाद आगे अपन फुल फ्लेज सम देखेंगे टिल इंटरेस्ट, और बेसिकली अपन ने फॉर्मेट में जितना भी किया है वो पूरा का पूरा देख लेंगे. ठीक है, तो देख वीडियो को पॉज करना, ये सम देखना, इसके बाद एक बार फॉर्मेट वापस पूरा का पूरा देख लेना. क्लियर है? चल फटाफट.
हो गया। अभी इधर देख, आपको सामने स्क्रीन पे ना सम दिखेगा। अभी अपन ये सम सॉल्व करेंगे। ये सम फुल फ्लेज्ड है, इसके अंदर A to Z म्यूनिसिपल वैल्यू से लेकर नीचे अनरियलाइज्ड ट्रेंड तक सब आ गया। अगर अनरियलाइज्ड ट्रेंड इसमें कवर नहीं हुआ है तो अपन नेक्स्ट सम में देख लेंगे, ठीक है। बेसिकली दिस सम इज फुल फ्लेज्ड सम, आपका एग्जाम ओरिएंटेड सम है, ठीक है। इसके बाहर से, इस सम के बाहर से अगर एग्जाम में कुछ आता है तो दैट विल बी प्री एक्विजिशन और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। उसके अलावा आपको एग्जाम के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चला जा, देखते देख। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ अ बंगलो कंस्ट्रक्टेड इन 2008 इज ₹24,000। मैंने बंगलो कब कंस्ट्रक्ट किया? 2008 में, ठीक है। उसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 24,000 एंड रेंट रियलाइज्ड इज ₹25,000। रेंट रियलाइज्ड कितना है? 25,000, मतलब दिस बिकम्स माय एक्चुअल रेंट, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस बोर्न बाय द ओनर मिस्टर भंडारी इज 10%। अब मैंने आपको बोला था कि अगर एज अ परसेंटेज दिया है तो इट विल ऑलवेज बी म्युनिसिपल वैल्यू का परसेंटेज। देयरफॉर म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है? 24,000 का 10% 2,400। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स इज ₹2,000। collection charges are ₹1,000, insurance premium is ₹3,000, ground rent due is ₹5,000 and annual charges secured against the property is ₹3,000। सर रिपेयर्स आ गया 2000 का डिडक्शन मिल जाएगा? नहीं, मैंने अभी बोला था रिपेयर्स देख के डिडक्शन मत लेना। क्यों? क्योंकि डिडक्शन रिपेयर्स का नहीं मिलता, डिडक्शन परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर्स और रेनोवेशन का नहीं मिलता। डिडक्शन किसका मिलता है? PCR2 के लिए आपने जो लोन लिया है उस लोन के इंटरेस्ट का, ठीक है। तो चल, ये 2000 का आपने वो डिडक्शन मिलेगा नहीं, कलेक्शन चार्जेस का मिलेगा नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम का मिलेगा नहीं, ग्राउंड रेंट का मिलेगा नहीं, एनुअल चार्जेस का मिलेगा नहीं। क्यों? बिकॉज खाली म्युनिसिपल टैक्सेस का ही डिडक्शन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, determine the income taxable under the head house property for previous year 2019-20 when the standard rent is ₹22,000, reasonable rent is ₹25,000 and interest on loan taken for repairs is ₹2,500। देख यहां पे है ना, ये 2,500 जस्टिफाई नहीं होगा तो इसको मैं 20,000 कर लेता हूं। नाउ इट इज जस्टिफाइड, ठीक है। अभी इधर देख, अपने पास पूरा डेटा है क्वेश्चन में। ऑल यू हैव टू डू इज यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या बोलता है? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर, कंपेयर दिस विद स्टैंडर्ड रेंट, व्हिचएवर इज लोअर, दिस विल बी माय एक्सपेक्टेड रेंट, कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट विद एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर, दिस विल बी माय GAV, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर विल गिव मी NAV, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 24A is 30% of NAV and 24B is interest on loan, ठीक है। तो मैंने अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख लिया है पूरा का पूरा फॉर्मेट। अभी देख, म्युनिसिपल वैल्यू, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 24,000 लिख लिया, एंड रेंट रियलाइज्ड इज 25,000, वो एक्चुअल रेंट है, छोड़ दे, अपन बाद में देखेंगे। अपन को क्या चाहिए क्वेश्चन में से? फेयर रेंट, रीजनेबल रेंट। अभी देख, फेयर रेंट रीजनेबल रेंट है ये रहा नीचे, 25,000 मेरा रीजनेबल रेंट है, मैंने वो भी लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है? व्हिचएवर इज हायर, तो 24,000 और 25,000 में हायर अमाउंट कौन सा है? 25,000, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। कंपेयर दिस विद स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट क्या है मेरा? 22,000, ये रहा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करता हूँ। स्टैंडर्ड रेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया 22,000, whichever is lower will be my expected rent। 25,000 एंड 22,000 में से लोअर अमाउंट कौन सा है? 22,000, तो ये हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। कंपेयर दिस एक्सपेक्टेड रेंट विथ एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट रियलाइज्ड कितना है? 25,000, तो ये हो गया मेरा एक्चुअल रेंट, ठीक है। दोनों में से whichever is higher will be my GAV। अब हायर अमाउंट कौन सा है? 22,000 या 25,000? 25,000। दिस 25,000 becomes my gross annual value। अब इसमें से मैं क्या करूंगा? म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करूंगा। म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है? 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, दैट इज
इसका 10%, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है 24,000, इसका 10%, 10% कितना हो गया 2,400। क्लियर है? ठीक है, दिस इज माय म्यूनिसिपल वैल्यू, दैट इज म्यूनिसिपल टैक्सेस, दैट इज 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। नेक्स्ट, म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एनएवी, दैट इज 22,600। एनएवी मिल गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, 30% ऑफ एनएवी स्ट्रेट अवे माइनस हो जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में पहला डिडक्शन, डिडक्शन ए इज 30% ऑफ एनएवी, देयरफॉर मैंने 22,600 का 30% लिया और माइनस कर दिया, 6780 स्ट्रेट अवे माइनस हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर्स। अभी ऊपर देख, मेरे को डायरेक्टली दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर्स इज 2,500। मैं ये 20,000 माइनस नहीं करूंगा क्योंकि वो रिपेयर्स का खर्चा है। अपन क्या माइनस करते हैं, अपन इंटरेस्ट माइनस करते हैं, देयरफॉर इंटरेस्ट कितना है 2,500। सो आई विल बी रिड्यूसिंग इंटरेस्ट एज वेल, माइनस 2,500। मैंने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया तो मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना मिला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल गया 13,320। दिला डो क्या, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मुझे कितना मिला 13,320। ठीक है, अभी देख आपके पास स्क्रीन पे आपको सम दिखेगा, क्वेश्चन कॉपी करना एंड एक अगर हो सके तो बिना देखे सम सॉल्व करना। इन एनी केस आपको सम भी स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, चल ये आपको सम स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन कॉपी करना एंड सम सॉल्व कर लेना, उसके बाद अपन नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर, क्वेश्चन कॉपी कर, सम सॉल्व कर, हो सके तो बिना देखे सॉल्व कर लेना, अगर नहीं है तो फिर भी आपके पास स्क्रीन पे है तो आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट सम देखेंगे। नेक्स्ट सम विल बी योर फुल फ्लेज्ड सम, उसके अंदर A to Z सब है, फ्रॉम म्युनिसिपल वैल्यू टिल अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड। ठीक है, चल वीडियो को पॉज कर और एक बार इसको फटाफट कॉपी कर ले। चला जा, हो गया। अब इधर देख, नेक्स्ट सम देख क्या बोलता है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ अ बंगलो कंस्ट्रक्टेड इन 2008 इज रुपीज 24,000 पर मंथ। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 24,000 पर मंथ। ठीक है, एंड मंथली रेंट इज रुपीज 25,000। हर महीने रेंट रिसीवेबल कितना है 25,000। ठीक है, रेंट अनरियलाइज्ड फॉर द करंट ईयर इज रुपीज 50,000। करंट ईयर में अनरियलाइज्ड रेंट कितना है 50,000। खाली अनरियलाइज्ड रेंट अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो आप क्या करते हो, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से माइनस कर देते हो। अगर आपको क्वेश्चन में खाली अनरियलाइज्ड रेंट दिया है तो व्हाट विल यू डू, यू विल रिड्यूस दैट अनरियलाइज्ड रेंट फ्रॉम एक्चुअल रेंट। ठीक है, एंड अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ पास्ट ईयर्स इज रुपीज 40,000 विच इज रिकवर्ड इन द करंट ईयर। ये क्या हो गया 40,000, दिस 40,000 इज पास्ट ईयर्स अनरियलाइज्ड रेंट which is recovered in current year, therefore unrealized rent recovered into 70% अपन add back कर देंगे। ठीक है, next, municipal taxes borne by the owner Mr. Bhandari is 10%। municipal taxes कितना है 10%, 10% दिया है मतलब municipal value का 10%। ठीक है, cost of repairs is rupees 20,000। रिपेयरिंग का खर्चा कितना है 20,000, डिडक्शन मिलेगा नहीं। नेक्स्ट, he also paid rupees 5,000 as ground rent, he also paid rupees 5,000 as municipal taxes for previous year 17-18 in current year। अगेन म्यूनिसिपल टैक्सेस का फंडा क्या बोलता है, करंट ईयर में जितना भी पे किया है पूरा का पूरा मिलेगा। मतलब मैंने पास्ट ईयर का भी अगर मिला पे किया है तो डिडक्शन मिलेगा, करंट ईयर का भी पे किया है तो वो भी डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, collection charges are rupees 1,000, insurance premium 3,000, ground rent rupees 5,000, annual charges rupees 3,000। इसमें से एक भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, सारे के सारे फर्जी इंफॉर्मेशन है तो इग्नोर मारो। ठीक है,
Determine the income taxable under the head house property for assessment year 2021. AY 2021 म्हणजे previous year 1920. When the standard rent is rupees 22,000 per month, reasonable rent is rupees 25,000 per month, and interest on loan taken for construction is rupees 2,50,000. मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए कोई लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट मैं आज भी पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट इज 2,50,000. ठीक है, चल सॉल्व करते हैं. देख म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 24,000 पर मंथ, दैट इज 24,000 into 12. म्युनिसिपल वैल्यू 2,88,000. मंथली रेंट वो अपना एक्चुअल रेंट रियलाइज या जो भी है वो अपन बाद में देखेंगे, अनरियलाइज रेंट बाद में देखेंगे, रिकवर्ड बाद में देखेंगे. अपन को क्या चाहिए, फेयर रेंट, रीजनेबल रेंट. तो भैया फेयर रेंट कितना है, कितना है, कितना है, कहां दिया है फेयर रेंट, कहां दिया है, ये रहा. रीजनेबल रेंट कितना है मेरा 25,000. फेयर रेंट और रीजनेबल रेंट इज 25,000 पर मंथ, दैट इज 25,000 into 12 months will give me 3 lakhs. ठीक है. नेक्स्ट विच एवर इज हायर, 2,88,000 और 3 lakhs में से विच एवर इज हायर, तो भैया हायर अमाउंट कौन सा है 3 lakhs, तो वो 3 lakhs मैंने यहाँ पे लिख लिया. नेक्स्ट कंपेयर दैट विथ स्टैंडर्ड रेंट. स्टैंडर्ड रेंट कितना है मेरा, स्टैंडर्ड रेंट इज 22,000 पर मंथ, तो कंपेयर this with standard rent, that is equal to 22,000 into 12 will give me 2,64,000. now higher of the amount or standard rent whichever is lower, lower amount कौन सा है 2,64,000, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया. compare this with actual rent. इस केस में अपने पास actual rent receivable कितना है 25,000, बट अपन को क्या बोला है करंट ईयर में 50,000 इज अनरियलाइज्ड. Therefore यहाँ पर एक्चुअल रेंट कितना आएगा, इक्वल टू 25,000 into 12 minus 50,000. 25,000 into 12 is total rent receivable less unrealized rent of current year. Unrealized rent कितना है करंट ईयर का 50,000, तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा 2,50,000. समझ में आया क्या किया. एक्चुअल रेंट रिसीवेबल इज व्हाट 25,000 पर मंथ, तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना हो गया 25,000 पर मंथ इनटू 12 मंथ्स, लेस उसमें से मुझे 50,000 रेंट नहीं मिला, तो वो 50,000 रेंट मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया. समझ में आ गया. ठीक है, तो एक्चुअल रेंट कितना 2,50,000, तो मेरा जीएवी क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर. हायर अमाउंट कौन सा है 2,64,000, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया. लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर. करंट ईयर में मैंने कितना पे किया है 10%. 10% दिया है, मतलब इट विल बी म्युनिसिपल वैल्यू का. म्युनिसिपल वैल्यू कितना 2,88,000, इसका 10% विल बी 28,800, तो ये मैं माइनस कर दूंगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट मैंने 17-18 का 5,000 करंट ईयर में पे किया है, तो मुझे उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा. मैंने करंट ईयर में 17-18 का म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है, तो मुझे उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा. देयरफॉर जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दिए, तो मुझे एनएवी कितना मिल गया, माय एनएवी इज 2,30,200. नेट एनुअल वैल्यू कितना मिल गया 2,30,200. एनएवी मिल गया. उसके बाद क्या आएगा डिडक्शन. ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A क्या बोलता है, स्ट्रेट अवे 30% ऑफ एनएवी, that is equal to this, sorry, that is equal to this into 0.3. 30% मैंने माइनस कर दिया. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी कितना लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन इज 2,50,000. सर 2,50,000 है, 2 लाख से ज्यादा है, मुझे खाली 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा. तंबूरा भैया लेट आउट प्रॉपर्टी है. लेट आउट प्रॉपर्टी के केस पे देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट. मैंने ये 2,50,000 की जगह पे अगर 25 लाख का भी इंटरेस्ट पे किया होता, तो मुझे पूरा का पूरा 25 लाख का डिडक्शन मिल जाता. ठीक है, ये चीज याद रखना. ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, एलओपी है, एलओपी में देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट. देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 2,50,000, मैंने पूरा का पूरा माइनस कर दिया. अब लास्ट स्टेप क्या बचता है, टू ऐड अनरियलाइज्ड और अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड इनटू 70%. अभी देख मेरा अनरियलाइज्ड रेंट कितना है पास्ट ईयर का, जो मुझे करंट ईयर में रिकवर हुआ 40,000. ठीक है, 40,000 इज माय एक्चुअल अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड इन करंट ईयर. देयरफॉर इसमें टैक्सेबल कितना होगा, इक्वल टू 40,000
into 70% मैं टैक्सेबल कर दूंगा स्ट्रेट अवे। क्लियर है? तो 40,000 में से 28,000 का टैक्सेबल हो गया, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A मिल गया। क्लियर है? गिला डोकिया। तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा? NAV लेस इंटरेस्ट एड अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड। तो माय इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नेगेटिव 60,860। यस, लॉस आता है हाउस प्रॉपर्टी में, तो टेंशन लेने का नहीं। समझ में आया? ठीक है, पूरा सम इजी है, कोई डाउट नहीं। देख, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा एंड आपको सोल्यूशन भी दिख जाएगा। यू कैन कॉपी डाउन द सोल्यूशन। मैं पूरा सोल्यूशन नहीं दे रहा हूं, मैं आधा ही सोल्यूशन दे रहा हूं, बिकॉज आई वांट के NAV के बाद जो भी है वो आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार वीडियो को पॉज करना एंड इसको सॉल्व कर लेना जल्दी। चल, चलो हो गया। विल वाइंड अप द लेक्चर हियर, क्योंकि अगर प्री एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट वाला पार्ट मैंने स्टार्ट कर लिया ना तो वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो विल वाइंड अप द लेक्चर हियर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलो गाइस, adios. My name is C. Abhishek Bhandari and you were watching the video on our YouTube channel GradKool. That's right, GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of the videos, and do like, comment and share the video with your friends as well. Chalo guys, adios and have a nice day. Bye bye.